ये कहानी 1990 में कुवैत पर हुए हमले की सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर 1,70,000 इंडियंस फंस चुके थे और कैसे रंजीत खौटियाल के कारण इतने सारे इंडियंस की जान बच पाई। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कवर करेंगे 2016 में आई फिल्म एयरलिफ्ट को। लेकिन सबसे पहले मैं हूं एजे एंड वेलकम टू फेरी टेल एक्सपो। फिल्म की शुरुआत में हमें कुवैत का नजारा देखने को मिलता है और वक्त होता है 1 अगस्त 1990 का। और अब हमें दसाम पैलेस का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर हमें एक बिजनेसमैन रंजीत खौटियाल देखने को मिलता है, जो कि इस पैलेस में यहाँ के एक प्रिंस से बात करने आए हुए होते हैं। ये इस कहानी के लीडिंग कैरेक्टर हैं और उस वक्त कुवैत में एक बिजनेसमैन थे और यहाँ पर रंजीत अपनी बात खत्म करके अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी पत्नी अमृता और बेटी सिमरन के साथ रहते हैं। और अब अपनी बेटी सिमरन को घर पर सुलाकर वो अपनी पत्नी को लेकर एक पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर उनके बहुत सारे बिजनेसमैन दोस्त आए हुए थे और इस पार्टी में वो खूब नाच गाना करते हैं। दरअसल रंजीत और उस जैसे अमीर लोगों की पार्टी थी, जो कुवैत में एक आम बात थी। और अब हमें कुवैत की ही एक लेबर कैंप का नजारा दिखाया जाता है, जहां अचानक धमाका होता है और बहुत सारे लेबर्स मारे जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि बहुत से टैंक्स और इराक की मिलिट्री ने कुवैत पर हमला कर दिया है। और अब रंजीत को इस बात का पता चल जाता है। दरअसल रंजीत के घर पर उसका एक दोस्त उसे ये बात फोन करके बता देता है और अब हमें पता चलता है कि उस वक्त इराक और कुवैत के बीच में टेंशन का माहौल था और फाइनली इराकी आर्मी ने कुवैत पर हमला करके इसे अपने कब्जे में कर लिया था। और अब रंजीत और उसकी वाइफ टेंशन में आ चुके थे, लेकिन रंजीत अपनी वाइफ अमृता को कहता है कि कुवैत और ईरान के बीच में कई बार लड़ाइयां हो चुकी है, इसीलिए अमृता टेंशन न ले और वो जाकर सो जाए। और अब पूरी रात रंजीत अपनी इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सारे कम्युनिकेशन के साधन ब्लॉक हो चुके थे। और अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और इराकी सेना अब शहर में घुसकर इराकी लोगों को खोज कर मार रही थी। अब रंजीत भी टेंशन में था और जब सुबह उसकी पत्नी अमृता उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो रंजीत उसे बताता है कि इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया है और कुवैत की सरकार ये देश छोड़कर भाग चुकी है। और अब रंजीत अपनी पत्नी अमृता और अपनी बेटी को घर में छोड़कर अपने ड्राइवर के साथ इंडियन एम्बेसी की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में इराकी सेना के लोग इन दोनों को रोक लेते हैं और क्योंकि रंजीत का ड्राइवर कुवैती था, इसलिए वो लोग उसे रंजीत के सामने ही जान से मार देते हैं। रंजीत अब हैरान हो चुका था। साथ ही ये लोग रंजीत की भी तलाशी लेकर उसे भी मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जो रंजीत को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर देती है। और अब यहाँ ये सारे सोल्जर्स रंजीत को एक कार में बिठाकर उसी दसाम पैलेस में ले जाते हैं, जहाँ पर पिछली रात को रंजीत यहाँ के प्रिंस से बात करने आया था। और अब यहाँ रंजीत की मुलाकात इराकी आर्मी के चीफ से होती है। दरअसल रंजीत एक बिजनेसमैन था, इस वजह से इराकी आर्मी का चीफ उसे जानता था, क्योंकि वो कभी इराक में भी अपना बिजनेस चलाता था। और अब वो इराकी आर्मी का चीफ रंजीत को एक वादा करता है कि क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, इसीलिए वो आर्मी चीफ उसकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। और साथ ही वो यहाँ पर रंजीत को एक एम्बलम भी दे देता है, जिसे दिखाने पर कोई भी इराकी सोल्जर्स उसे या उसके परिवार को नहीं रोकेगा और वो जहाँ चाहे जा सकता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि अब रंजीत उस एम्बलम को लेकर यहाँ से इंडियन एम्बेसी चला जाता है, जहाँ पर बहुत से हिंदुस्तानी यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहे थे, पर अब यहाँ उनकी सुनवाई नहीं की जाती। दरअसल बहुत से हिंदुस्तानी यहाँ पैसे कमाने आए हुए थे, पर अब वो यहीं फंस चुके थे। और क्योंकि रंजीत एक बिजनेसमैन था, इसीलिए उसे यहाँ पर एंट्री आराम से मिल जाती है। और अब वो इस एम्बेसी के सबसे सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और पैनिक करने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे शांत करवाते हैं और उसे बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से उनकी बात चल रही है और वो रंजीत और इन सारे हिंदुस्तानियों को जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का प्लान बना रही होती है। और वो रंजीत को अपने परिवार के साथ यहाँ आने को कहता है। और अब उसे याद आता है कि उसका परिवार घर पर अकेला है और वो तुरंत अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन तब तक उसके घर पर इराकी सोल्जर्स घुस चुके थे और उसके घर को तहस नहस कर रहे थे। और जब तक रंजीत अपने घर पहुंचा, उन लोगों ने उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। और जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। और अब रंजीत निराश होकर रोने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीवी और बेटी को इराकी सोल्जर्स यहाँ से उठाकर ले गए हैं।
लेकिन उसे याद आता है कि शायद उसकी पत्नी और बेटी उसी की कंपनी के ऑफिस में चले गए हो, इसीलिए वो सीधा अपने घर से अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसके पूरे स्टाफ मेंबर्स और परिवार सेफ होता है। और अब वो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है। और जब वो अपनी पत्नी को सारी हालात बताता है और उसे बताता है कि उसके ड्राइवर को भी मार दिया गया है, तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि वो ड्राइवर जिसे मार दिया गया उसकी एक पत्नी और बेटी भी है। इसलिए रंजीत उन दोनों को लेकर और अब अपनी पत्नी और बेटी को अपने स्टाफ के साथ अपने ऑफिस में छोड़कर रंजीत उसी इराकी आर्मी के चीफ के पास जाता है जिसने रंजीत को वो एम्बलम दिया था और उसकी मदद की थी। दरअसल इराकी आर्मी कुवैती लोगों को मार रही थी, लेकिन वो उन लोगों को छोड़ रही थी जो या तो यहाँ पर बाहर के देशों से पैसे कमाने आए हैं या दूसरे देशों के बिजनेसमैन हैं। इसी वजह से रंजीत का ऑफिस भी सेफ था। और अब हमें देखने को मिलता है कि रंजीत उस आर्मी चीफ तक पहुंच चुका है और वो आर्मी चीफ रंजीत को बताता है कि वो चाहे तो यहाँ से कभी भी निकल सकता है, और अगर उसे अपने परिवार के साथ निकलना है तो उसे आर्मी चीफ को 5 लाख अमेरिकी डॉलर देने होंगे, जो कि उस वक्त में एक बहुत बड़ी बात थी। दरअसल ये आर्मी चीफ रिश्वतखोर था और रंजीत से रिश्वत मांग रहा था। और अब रंजीत यहाँ से दोबारा अपने ऑफिस जाता है, जहाँ वो पता करता है कि उसके पास कितना कैश है जिसके जरिए परिवार के साथ यहाँ से निकल सकता है या नहीं। पर यहाँ से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास न तो इतना कैश अवेलेबल था और यहाँ पर उसके काम करने वाले लोगों की उम्मीद रंजीत जैसे लोगों पर थी। और इन लोगों को देखकर रंजीत यहाँ से जाने का प्लान टाल देता है। और अब रात को ये सब यही सो जाते हैं और अगले दिन अब रंजीत अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों के पास एक सुपरमार्केट में जाता है और उन्हें एक सजेशन देता है कि उन सबको, सारे इंडियंस को इकट्ठा करके इंडिया जाना होगा और उनका ध्यान रखना होगा। उसके कुछ दोस्त इस चीज के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में कोई समाज सेवा नहीं करना चाहता था और उन्हें लग रहा था कि अमेरिका इराक पर हमला करके इन सबको आजादी दे देगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में जब भी कोई लड़ाई होती है तब यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन से अमेरिका हर बार इन देशों की मदद करने के बहाने अपनी सेना भेजकर इन लोगों को बचा लेता था। पर रंजीत अपने दोस्तों को समझाता है कि अगर हम अमेरिका या इंडियन गवर्नमेंट के भरोसे रहे तो शायद मारे जाएंगे। और अब वो सारे लोग रंजीत की बात मान जाते हैं और इंडियंस को कैंप में इकट्ठा करने लग जाते हैं और उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम कर देते हैं। और अगले दिन रंजीत उस आर्मी चीफ के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने इंडियंस को एक कैंप में इकट्ठा कर रखा है ताकि इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को आराम से ढूंढकर यहाँ से निकाल सके। और आर्मी चीफ भी उससे वादा करता है कि वो रंजीत के कैंप के लोगों को न तो पकड़ेगा और न मारेगा। और इसके बदले रंजीत को उस आर्मी चीफ को मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है और वो आर्मी चीफ इंडियंस को उन कैंप्स में रखने के लिए राजी हो जाता है। और अब रंजीत और उसके दोस्त इंडियन एम्बेसी जाते हैं, पर यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि इंडियन एम्बेसी के सारे ऑफिसर्स यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि अब थोड़े ही समय में अमेरिका कुवैत पर हमला करके इराकी सेना को यहाँ से भगाने वाला था। और क्योंकि अब इराक और कुवैत एक हो चुके थे, इसलिए इंडियन एम्बेसी को इराक के बगदाद में शिफ्ट कर दिया गया था। और अब ये लोग इंडिया में अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करते हैं, पर इन्हें निराशा मिलती है। और जब ये लोग यहाँ से अपने कैंप्स में जाते हैं जहाँ इनकी तरह और भी इंडियंस है, तभी इराकी आर्मी वहाँ आकर बंदूक की नोक पर इनका सारा दाना पानी ले जाती है। और कैंप के सारे लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये लोग भूखे थे और परेशान थे। और अब रंजीत दोबारा उसी आर्मी चीफ के पास जाता है, क्योंकि उस आर्मी चीफ ने रंजीत को वादा किया था कि वो रंजीत के इस कैंप पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसकी आर्मी ने इनका सारा राशन चुरा लिया था। और जब रंजीत उस आर्मी चीफ के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसके सोल्जर्स ने उनका राशन चुरा लिया, तब वो आर्मी चीफ अपने रंग बताने लगता है। दरअसल ऐसे हालात में वो आर्मी चीफ रंजीत और उस जैसे बिजनेसमैन से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता था। और वो रंजीत को कहता है कि वो अपने सोल्जर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर उसे यहाँ रहने में इतनी परेशानी हो रही है, वो सारी इंडियंस को लेकर यहाँ से जा सकता है। और अब रंजीत को पता चलता है कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने इंडियंस को यहाँ से जाने की परमिशन दे दी है और अब उन्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है।
दरअसल वो आर्मी चीफ इतने वक्त से सिर्फ और सिर्फ रंजीत से रिश्वत वसूलने की कोशिश कर रहा था और काफी पैसा वसूल चुका था। और इशारों ही इशारों में उसे बता देता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। और अब रंजीत इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करता है और मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स जब इंडियंस को इवैक्यूएट करने की बात पता चलती है, वो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर्स की परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर्स सारे काम दूसरे मिनिस्टर्स पर थोप देते हैं और इंडियन ऑफिसर्स रंजीत को निराशापूर्ण खबर बताते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर उन्हें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए वो किसी तरह कुवैत की बॉर्डर तक पहुँच जाएं और पड़ोसी देशों तक पहुंचने की कोशिश करे, जहां से इंडियन गवर्नमेंट उन्हें निकाल सके। पर रंजीत उन्हें बताता है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास उनके पासपोर्ट ही नहीं है। दरअसल यहाँ पर काम करने आए हुए बहुत से लोग एजेंट्स के थ्रू आए हुए थे और उनके पासपोर्ट और वीजा उन एजेंट्स के पास ही जब्त थे और ऐसे जंग के माहौल में उन एजेंट्स को ढूंढना इम्पॉसिबल था। और अब इंडियन एम्बेसी रंजीत को बताती है कि उसके पास एक ही रास्ता है कि वो इराक की कैपिटल बगदाद जाकर हाई अथॉरिटीज से बात करे। अब रात को जब रंजीत अपने कैंप में लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके बिजनेसमैन दोस्तों ने किसी तरह यहाँ पर खाना पानी का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन ये बस थोड़े दिनों के लिए ही है। दरअसल यहाँ पर सबके मन में इंसानियत थी अपने इंडियंस को लेकर, लेकिन इराकी सेना इन लोगों को बहुत परेशान कर रही थी और यहाँ पर रंजीत और उसके बिजनेसमैन दोस्त भी काफी निराश थे। पर अब रंजीत इन लोगों को बगदाद जाने की बात बताता है और बताता है कि यहाँ पर मौजूद इंडियंस के पास को पासपोर्ट नहीं है और बताता है कि यहाँ पर मौजूद मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास पासपोर्ट या वीजा नहीं है, इसलिए इन लोगों को इन सब की लिस्ट बनानी होगी और इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करना होगा। और अब अगले दिन सारे लोग लाइन में जुड़कर अपना नाम लिखवाते हैं और किसके पास पासपोर्ट है या नहीं है वो भी बताते हैं। रंजीत इंडियन एम्बेसी से बात करने के लिए बगदाद चला जाता है और क्योंकि उसके पास आर्मी चीफ का दिया हुआ एम्बलम था, इसलिए वो आराम से बगदाद पहुंच जाता है। वहां जब वो इंडियन एम्बेसी पहुंचता है तो उससे पता चलता है कि जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं है, इंडियन एम्बेसी उन लोगों को यहाँ से नहीं निकाल सकती। और रंजीत जानता था कि बहुत से लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है और अब वो रात को अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि वो यहाँ से सीधा नहीं निकल पाएंगे। और अब वो इराक के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने जाता है और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था, इसलिए वहाँ के एम्बेसडर उसे टीपू सुल्तान नाम के एक शिप के जरिए सारे इंडियंस को के लिए राजी हो जाते हैं। और अब रंजीत सारे हिंदुस्तानियों को लेकर उस शिप में जाने की तैयारियां करता है और सारे इंडियंस अब खुशी से झूम उठते हैं। अब उन सारे इंडियंस के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो शिप में बैठ पाते, उन्हें पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस ने इराक के कुवैत पर कब्जे को गलत ठहरा दिया है और उन्होंने कुवैत को एक देश मानने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब अब कुवैत से किसी भी तरह के कार्गो शिप को जाने की इजाजत नहीं थी। और अब ये सारे लोग रंजीत के साथ निराश हो जाते हैं और कुछ लोग रंजीत और उस जैसे बिजनेसमैन को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रंजीत की पत्नी उन लोगों को समझाती है कि अगर रंजीत और उस जैसे लोग यहाँ नहीं होते तो शायद आज इंडियंस कुवैती लोगों की तरह मरे पड़े होते। दरअसल यहाँ पर इन सब की हालत खराब थी और किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था और दूसरी तरफ इनका खाना भी खत्म हो रहा था और साथ ही दूसरी तरफ इंडिया के कुछ ऑफिसर्स इन लोगों को यहाँ से निकालना चाहते थे, पर उस वक्त की गवर्नमेंट करप्ट थी और वो ऑफिसर्स भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और कुवैत में रंजीत और उसके दोस्तों को निराशापूर्ण स्थिति में एक खबर मिलती है कि एक कार्गो शिप जिसमें खाने पीने का सामान है, यहाँ से उसे जाने की परमिशन मिल चुकी है और वो यहाँ से आ जा सकता है। और अब रंजीत उस शिप वाले से मिलकर एक डील करता है जहाँ पर वो उस शिप के कप्तान को कुछ पैसे देकर 500 लोगों को यहाँ से निकाल पाएगा। लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन रंजीत किसी भी तरह बहुत से इंडियंस को यहाँ से निकलवाना चाहता था। और अब ये लोग रात में उन लोगों को उस शिप तक भेजने की कोशिश करते हैं और वो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि जब ये शिप किसी दूसरी कंट्री में पहुंचे तब वहां से इंडियन एम्बेसी इन लोगों को इंडिया के लिए इवैक्यूएट कर ले। साथ ही वो उन सारे लोगों को जो यहाँ से निकलने वाले हैं उन्हें ये भी समझाते हैं कि किसी भी तरह दूसरी कंट्री में जाकर इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करो। और ये सब ये रात को करते हैं ताकि इराकी आर्मी इन पर हमला न करे। लेकिन रात को अचानक इराकी आर्मी का चीफ इनके कैंप्स पर धावा बोल देता है और वो
इनके डेरे पर आकर इन सारे इंडियंस को रोक लेता है और वो रंजीत को बताता है कि अगर उसे इन हिंदुस्तानियों को उस शिप के जरिए यहाँ से निकालना है तो रंजीत को उसे 1 लाख US$ देने होंगे। लेकिन रंजीत अब अपना दिमाग चलाता है और वो उसे बताता है कि उसने इराक की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात कर ली है, यानी वो आर्मी चीफ जिस देश के लिए काम कर रहा था उसी की गवर्नमेंट से रंजीत ने परमिशन ले ली है और सारे इंडियंस को यहाँ से जाने की परमिशन मिल चुकी थी। लेकिन वो आर्मी चीफ उसकी कोई बात नहीं मानता और उससे पैसे मांगता है। इसीलिए रंजीत उसे एक झूठी कहानी बताता है और वो बताता है कि जल्द ही यूनाइटेड नेशंस अपनी सेना भेजकर कुवैत को इराक से आजाद करवा लेगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका सारा कीमती माल जो कुवैत में है उसे जब्त कर लेगा और इसी माल को बचाकर इराक ले जाने की जिम्मेदारी इराक की गवर्नमेंट ने रंजीत को दे दी थी और इसके बदले इराकी गवर्नमेंट ने सारे इंडियंस को यहाँ से जाने की परमिशन दे दी थी। और अगर अब इराकी आर्मी के चीफ ने रंजीत या उन इंडियंस को जाने से रोका या इराकी गवर्नमेंट के काम में दखलंदाजी की तो इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन उस आर्मी चीफ को सूली पर चढ़वा देगा। और अब वो आर्मी चीफ भी डर जाता है और उसके यहाँ से जाने के बाद रंजीत समझ जाता है कि अब वो ऑफिसर चुप नहीं बैठेगा और अपनी गवर्नमेंट से पता कर रहेगा कि क्या उन लोगों ने रंजीत और इंडियंस को यहाँ से जाने की परमिशन दी भी है या नहीं। और रंजीत जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसीलिए अब वो किसी भी तरह कुवैत के पड़ोसी देश जॉर्डन तक पहुंचना चाहता था। इसीलिए वो उसी रात को कुछ खास लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पूरा प्लान समझाता है और बसों और गाड़ियों का इंतजाम कर लेता है और यहाँ से ये लोग उसी रात को निकल जाते हैं। साथ ही वो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को कांटेक्ट करके उन्हें जॉर्डन में एंट्री दिलवाने की बात भी करता है और इंडियन ऑफिसर्स किसी तरह दूसरे देश के बॉर्डर को खुलवा देते हैं। इंडियन एविएशन डिपार्टमेंट को कहकर किसी तरह उन 1,70,000 लोगों को निकालने के लिए राजी कर लेते हैं और कुवैत से 1,70,000 लोग रोड से ट्रैवल करके किसी तरह जॉर्डन पहुंच जाते हैं। रास्ते में इन्हें आर्मी के ऑफिसर्स रोकते हैं पर उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके किसी तरह ये लोग जॉर्डन तक पहुंच जाते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन्हें लेने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स भेज रही है और अब ये सारे लोग वहां अपने उस इंडियन फ्लैग को देखकर प्राइड महसूस करते हैं क्योंकि आज इनकी यूनिटी की जीत हुई है। और जल्द ही जॉर्डन तक इंडियन गवर्नमेंट के प्लेन पहुंच जाते हैं जो इन लोगों को इवैक्यूएट कर लेते हैं और दूसरी तरफ इंडिया में इस पूरे मिशन का क्रेडिट फॉरेन मिनिस्टर्स ले जाते हैं, जो हमें बताता है कि कैसे करप्ट मिनिस्टर्स ईमानदार ऑफिसर्स का सारा क्रेडिट ले लेते हैं और वो ईमानदार ऑफिसर्स जिन्होंने सच में इन इंडियंस की मदद की उन्हें कोई सराहना नहीं मिलती। और अब अंत में हमें असली रंजीत खौटियाल और उन लोगों की तस्वीर देखने को मिलती है जिन्होंने लाखों इंडियंस को कुवैत से निकालने में मदद की थी और 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट करवाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। ये मूवी हमें बताती है कि जब हालात हमारे साथ न हो तो सिर्फ हिम्मत और एक्सीलेंस के सहारे जो रहता है वही ऐसे हालातों से निकलकर अच्छे नाम कमा पाता है। वी होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर इट and subscribe for more videos.